जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का टॉपिक नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ और राष्ट्र का विचार कैसे आया। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। मतलब कि ये जो राष्ट्रवाद है सो राष्ट्रवाद को पहली बार 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। मतलब कि 1789 में क्या था, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर मतलब कि पूरा फ्रांस पर एक निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुआ उससे जो राजतंत्र यानी कि राजा के पास जो शक्ति था वो निकल करके फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। मतलब कि ये जो क्रांति हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, उसने घोषणा किया कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उनकी नीति तय करेंगे और राष्ट्र में क्या नियम वयम रखना है वो लोग ही तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। मतलब कि जो फ्रांसीसी क्रांति था उसमें बहुत सारे सामूहिक पहचान जैसे भावना पैदा हो सकती थी, इसलिए बहुत सारे अनेक कदम उठाए गए जैसे कि पृथ्वीभूमि और नागरिक जैसे विचारों के एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। मतलब कि वहाँ पर एक पृथ्वीभूमि और नागरिक जैसे संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। मतलब कि ये जो विचार था सो सभी को इस संविधान के अंतर्गत जितने भी लोग रहेंगे उन सभी को समान अधिकार प्राप्त होगा। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, द ट्री कलर। मतलब कि जो पहले राजा का जो झंडा हुआ करता था उसको समाप्त किया गया और उसके बदले हम लोगों का नया एक फ्रांसीसी झंडा जिसका नाम तिरंगा रखा गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। मतलब कि पहले जो राजध्वज मतलब कि राजा का जो झंडा था उसको हटा लिया और तिरंगा आ गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। पहले स्टेट जनरल था और स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। मतलब कि देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर बहुत सारे शपथें लिया गया और शहीदों का गुणगान हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। मतलब कि अब यहाँ पर राजा को हटा दिया गया और एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब कि ये जो पावर है, जो भी व्यवस्था है, सबका पावर सब केंद्र के पास रहेगा, लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। मतलब कि ये जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी उसने सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया। मतलब कि सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए तथा भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। मतलब कि जो आंतरिक आयात निर्यात शुल्क था, मतलब कि पहले एक देश में ही अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम लोगों को कुछ सामान ले जाना है, मतलब आयात मतलब किसी राज्य से लाना है, निर्यात अपने राज्य से दूसरे राज्य में भेजना है, तो वहाँ पर सीमा शुल्क लगता था। मतलब कि जैसे बिहार से अगर झारखंड हम लोग कुछ सामान अगर वहाँ से निर्यात कर रहे हैं, वहाँ से अगर ला रहे हैं तो वहाँ पर भी हम लोग को टैक्स देना पड़ता था। और अगर कुछ हम लोग निर्यात मतलब लाना होता, आयात मतलब आया और निर्यात मतलब हम लोग भेजे किसी दूसरे जगह, तो वहाँ पर भी टैक्स लिया जाता था। और भार मापने की एक समान व्यवस्था, मतलब पहले भार नापने का और मापने का सब जगह अलग अलग व्यवस्था था। मतलब कि कहीं पर भार मतलब जैसे कहीं पर एक राज्य में 1000 ग्राम है और वही वस्तु अगर दूसरे राज्य में नापते थे तो वहाँ पर 1000 से कुछ कम भी हो सकता है या कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। कहीं पर हो गया 800 ग्राम हो गया, कहीं पर 1100 ग्राम हो गया। तो ये भार हमेशा अलग अलग जगह अलग अलग हो जाता था। नापने की व्यवस्था भी, मतलब कपड़ा कहीं पर 100 मीटर है
और कहीं दूसरी जगह चले गए, वहाँ पर 800 मीटर हो गया या फिर 50 मीटर हो गया। तो इस तरह से वहाँ पर नापने का भी अलग अलग व्यवस्था, तो उसको एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। मतलब कि जो क्षेत्रीय बोली था उसको भी हतोत्साहित मतलब कि बढ़ावा दिया गया, और पेरिस में फ्रेंच भाषा, पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी, पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। मतलब कि वही जो फ्रांस का साझा भाषा बन गया, फ्रेंच भाषा। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। मतलब कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति हो गया था, उसके बाद उन लोगों ने क्या सोचा कि यूरोप में जितने भी और भी लोग हैं उन लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएंगे। मतलब कि यूरोप में बहुत बड़ा एक महादेश है, मतलब छोटा सा महादेश है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग देश है। तो वहाँ पर जो फ्रांस हम लोगों का है, तो फ्रांस में राष्ट्रीय फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद वहाँ पर निरंकुश राजा को हटा दिया गया। तो वो लोग सोच रहे थे कि जितने भी यूरोप के और भी लोग हैं तो उनको निरंकुश शासकों से मुक्त कराएंगे। और दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। मतलब फ्रांस क्या चाहता था कि यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने के लिए मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यवर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे खबर सुना तो जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो फ्रांस था, सो फ्रांस क्या कर रहा था कि वो बोला कि हम लोग यूरोप है, सो यूरोप के अन्य देशों में भी जो निरंकुश शासक है उसको हम लोग हटाएंगे और उसके जगह पर हम लोग जो राष्ट्र है सो राष्ट्र का हम लोग गठित करेंगे। तो इसके लिए फ्रांस का मदद करने के लिए जितने भी वहाँ पर छात्र थे, मध्यवर्ग लोग थे, तो सब लोग क्या किए, सब लोग जैकोबिन क्लब की स्थापना किए। और जितने भी फ्रेंच मतलब कि फ्रांस से जितने भी सेना आना चाहते थे जिस देश को आज़ाद कराने के लिए या फिर वहाँ पर निरंकुश शासक से मुक्ति दिलाने के लिए, जैसे हॉलैंड गया तो हॉलैंड में उन लोग रास्ता खोल दिया कि यहाँ पर कोई भी फ्रेंच का सेना आ सकता है और हम लोग को आज़ाद करवा सकता है। बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसे। क्रांतिकारी युद्धों के एक बार हम लोग यहाँ पर मैप देख लेते हैं, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड कहाँ है। यहाँ पर हम लोगों का फ्रांस है, फ्रांस, यहीं पर हम लोगों का एक बेल्जियम देश है, उसके ऊपर नीदरलैंड का पहले नाम हॉलैंड था। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये स्विट्जरलैंड है और ये हम लोगों का इटली है। पहले इटली एक नहीं था, इटली यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग आगे के अध्याय में या इसी अध्याय में अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण भी कैसे हुआ था। तो ये जो फ्रांस है, सो फ्रांस बोल रहा था हम लोग तो राष्ट्रवाद तो बन चुके हैं और हम लोग अपना जो राष्ट्र है सो और भी यूरोप के जितना बड़ा यूरोप है उन देशों में भी हम लोग निरंकुश शासकों से मुक्त कराएंगे। तो यहाँ पर हॉलैंड गया, बेल्जियम गया और स्विट्जरलैंड और इटली के कुछ क्षेत्रों में वहाँ पर इन लोगों को भी निरंकुश शासकों से आज़ाद कराने के लिए गया था। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। मतलब कि ये जो क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गया उसके बाद जितने भी फ्रांसीसी सेना था राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगे। मतलब कि अलग अलग देशों में ले जाने लगा कि हम लोग अलग अलग देशों में भी राष्ट्रवाद ले आएंगे। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि नेपोलियन के नियंत्रण। अब ये नेपोलियन कौन है? नेपोलियन फ्रांस का ही एक रहने वाला व्यक्ति था। तो नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिनसे फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। मतलब कि जो यहाँ पर बोला गया कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली है, तो इन क्षेत्रों में निरंकुश शासकों जो मुक्ति दिलाएगा, तो ये नेपोलियन गया था उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए निरंकुश शासकों से। तो यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब फ्रांस में जो पहले से हो चुका था, मतलब कि फ्रांस में
निरंकुश शासक को हटा करके जो जो भी नियम यहाँ पर लागू किया गया था, तो इन सुधारों को नेपोलियन किया और नेपोलियन ने जहाँ जहाँ पर अपना नियंत्रण किया था, मतलब जिन देशों को वो जीत चुका था, या फिर बोला जाए कि जिन देशों में वहाँ पर निरंकुश शासक को हटा चुका था, वहाँ पर बहुत सारे अनेक सुधारों की शुरुआत की, और जो कि फ्रांस में पहले से आरंभ हो चुका था। तो फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर क्या किया गया? फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। मतलब कि उसने बहुत सारे राजतंत्र को समाप्त किया और प्रजातंत्र को भी। नेपोलियन ने प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया और राजतंत्र को वापस ले आया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। अब 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ये 1804 की संहिता, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसमें नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किए। जैसे उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिए थे। मतलब कि पहले जो विशेषाधिकार प्राप्त था कि पादरी और कुलीन वर्ग, ये सब, इन लोगों को टैक्स नहीं देना है, या फिर और भी जो भी विशेषाधिकार प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया। उसने कानून के समझ सबकी समझ बराबरी, मतलब कि जितने भी लोग हैं कानून के समझ सबको बराबर होंगे, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। और इस संहिता, मतलब कि इस कानून को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। मतलब कि फ्रांस जिन क्षेत्रों में फ्रांस यहाँ पर कब्जा कर चुका था, या फिर यहाँ पर जो भी यहाँ पर इसका मदद किया था, तो उन क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ पर इसका शासन हो चुका था वहाँ पर भी इसी तरह लागू किया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया। ये सामंती व्यवस्था क्या होता था? सामंती व्यवस्था में टैक्स लिया जाता था, लोगों से टैक्स लिया जाता था ज़मीन के ऊपर। इसको ख़त्म कर दिया, सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाए। भूदासत्व का मतलब कि राजा सब यहाँ पर ज़बरदस्ती काम करा लेते थे और उन लोगों को पैसे नहीं देते थे, तो इनसे भी मुक्ति दिलाई नेपोलियन ने। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। मतलब कि शहरों में भी कारीगर की श्रेणी संघों को नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। मतलब कि जितने भी यातायात, मतलब कि एक देश से दूसरे देश अगर आने जाने का कुछ भी, जैसे वहाँ पर उस समय तो इतनी ज़्यादा गाड़ी या फिर ट्रेन नहीं थे, तो उस जितने भी वहाँ पर साधन थे, तो वहाँ पर यातायात को सुधारा गया। संचार व्यवस्था, मतलब कि पहले तो मोबाइल नहीं था, तो जितने भी चिट्ठी थे, तो चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उस व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। मतलब कि जितने भी किसान थे, कारीगर थे, मजदूर थे, उन लोगों को और उद्योगपतियों ने पहली बार उन लोगों को पता चला कि आज़ादी क्या होता है। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। मतलब कि क्या हुआ था कि एक मानक भार, नेपोलियन ने क्या किया था, पहले क्या था कि पहले मानक भार हर जगह अलग अलग था, तो उसको समाप्त करके मानक भार, मतलब कि जितने भी वजन है एक जगह जितने हैं हर जगह वो उतने ही रहेंगे। पहले क्या हुआ करता था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर किसी वस्तु को ले जाया जाता था, तो वहाँ पर भार हर जगह अलग अलग हो जाता था। मतलब कि हर किसी का अपना अलग नापने का भार था, अलग कपड़ा उपड़ा नापने का था। लेकिन उसको समाप्त करके और राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं के पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर में कुछ भी अगर हम लोगों को वस्तु या पूंजी को ले जाना है तो उसमें सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड, यानी कि नीदरलैंड जो इसका अभिनाम है,
हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वर्सा में फ्रांसीसी सैनिकों का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। यहाँ पर क्या किया गया, मतलब वर्सा में, ब्रसल्स में क्या किया गया कि फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा, क्योंकि फ्रांसीसी सेनाओं ने ही तो जाकर के यहाँ पर इन हॉलैंड, स्विट्जरलैंड में इन लोगों को आज़ाद किया था, तो इन लोगों को भी वर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा दिया गया, तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मतलब कि इन लोगों ने एक टाइप का तोहफा इन लोगों को दिया था कि इन लोगों को स्वतंत्र करवाया था, तो इन लोगों को बहुत अच्छा से स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। मतलब कि ये जो नया प्रशासनिक व्यवस्था आया है सो राजनीतिक स्वतंत्रता वहाँ पर नहीं मिला था। मतलब कि कोई भी वहाँ पर चुनाव करके नहीं जीत सकता था। बढ़े हुए कर, क्या होने लगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कर बढ़ा दिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लग गया। सेंसरशिप का मतलब होता है अगर हम लोगों को अगर कुछ भी न्यूज़ लिखना है तो फिर हम लोग अपने मर्जी से लिख सकते थे, लेकिन अगर राजा सेंसरशिप लगा देता है तो राजा के बारे में हम लोग अगर सही या गलत कुछ भी लिखना है तो राजा के बिना हम लोग पूछे नहीं लिख सकते हैं। राजा को दिखाना पड़ेगा कि हम लोग क्या लिखने वाले हैं, उसके बाद लिखेंगे। मतलब कि सेंसरशिप में जो भी अगर राजा का बुराई हम लोग नहीं कर सकते। और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कई ज़्यादा नजर आने लगे। मतलब कि वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो भी फ्रांस और भी देशों को क्या कराना चाह रहा था, राष्ट्र का निर्माण कराने में मदद करना चाह रहा था। तो वहाँ पर उन लोगों के लिए तो सेना चाहिए था, फ्रांस में सेना रखे तभी तो वो युद्ध करके दूसरे देशों को भी राष्ट्र निर्माण करेगा। तो वहाँ पर ज़बरदस्ती भर्ती कराने लग गया फ्रेंच सेना में। मतलब कि जितने भी लोग थे यूरोप को जीतने के लिए जितने भी लोग थे सबको फ्रेंच सेना में ज़बरदस्ती भर्ती कराने लग गया। उससे जितने भी प्रशासनिक परिवर्तन हो गया, जैसे कि प्रशासनिक परिवर्तन जैसे फैक्ट्री में मजदूरों की कमी होने लगी, खेतों में मजदूरों की कमी होने लगी। मतलब कि बहुत सारे और भी प्रॉब्लम होने लगे जब यहाँ पर ज़बरदस्ती भर्ती होने लग गया, फ्रेंच सेना को ज़बरदस्ती भर्ती कराने लग गया। से मिले फ़ायदे से कई ज़्यादा नज़र आने लगे। ये हम लोगों का पहला टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 देखने वाले, पार्ट 3। थैंक यू।